हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया शरीर का चैप्टर नंबर 5 क्रियाकाल। इससे पहले 4 चैप्टर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये क्रियाकाल का मतलब क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है चिकित्सा और काल का होता है अवसर। तो इसका अर्थ हो गया चिकित्सा का अवसर। अर्थात जैसे शरीर में कुछ रोग उत्पन्न होते हैं तो उससे पहले उस रोगों को हमें ठीक करना होता है, तो उसी को चिकित्सा का अवसर बोलते हैं। जैसे अगर किसी के शरीर में कोई रोगों की उत्पत्ति हुई तो उस रोग को ठीक करने के हमें कुछ मौके मिलते हैं, तो उसी को क्रियाकाल बोला गया कि किस किस मौके पर हम कैसे चिकित्सा करें ताकि वो रोग ठीक हो सके। तो संप्राप्ति मतलब होता है पैथोजन, मतलब जो डिजीज़ कोज करता है ना हमारे बॉडी में, उसे पैथोजन कहते हैं, उसे संप्राप्ति कहते हैं। और विकार मतलब डिजीज़, जो हमारे शरीर में डिजीज़ उत्पन्न हुई है उसे विकार कहते हैं। तो ये वाला श्लोक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह मिला होगा। आयुर्वेद का प्रयोजन धातु साम्य क्रिया चाउक्त तंत्र से प्रयोजन, मतलब जो चरक संहिता है उस तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातुओं को साम्य करना। जो हमारे बॉडी में सप्त धातु होती है ना, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो उसको साम्य अवस्था में लाना ही इस तंत्र का प्रयोजन है। जिस अगर वो साम्य अवस्था में आ जाती है तो हमारी बॉडी खुद ब खुद ठीक हो जाती है, तो उन्हें ही साम्य अवस्था में लाया जाता है जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ हो जाए। तो इसमें यही बोला गया है, जो जो विषम हुए दोष हैं, धातु हैं और मल हैं, उनको विविध प्रकार की औषधियों का और आहार विहारों से साम्य में लाया जाता है। जो शरीर में दोष हैं, धातु हैं, उनको अगर वो बढ़ गए हैं तो उनको नॉर्मल लाया जाता है और घट गए तो भी नॉर्मल लाया जाता है, तो उसे ही साम्य अवस्था बोला जाता है। तो क्रिया का अर्थ हो गया चिकित्सा, क्योंकि धातु को साम्य जो लाते हैं, अगर धातु को साम्य में करेंगे तभी आरोग्य की प्राप्ति होगी। रोग तभी तो दूर होंगे जब शरीर में धातुओं को साम्य अवस्था में लाएंगे। और अगर जो विकार होंगे शरीर में, तो धातु जो है, धातु के अगर धातु में अगर वृद्धि या क्षय होगी तो शरीर में विकार उत्पन्न होंगे। यहाँ पे लिखा है विकारो धातु वैषम्य साम्य प्रकृति उच्यते। जो धातुओं की विषमता को ही विकार कहते हैं, और अगर धातु में साम्य अवस्था आएगी तो उसे ही हम क्या कहेंगे? स्वस्थ कहेंगे। अब यहाँ पर धातुओं की विषमता को ही विकार कहेंगे और साम्यावस्था को ही निरोग कहेंगे, ये अभी मैंने आपको बताया। इस प्रकार क्रिया को चिकित्सा तथा काल को अवसर बोला जाता है। क्रिया को चिकित्सा और काल को अवसर। तो क्रिया काल का अर्थ हो गया है चिकित्सा का अवसर। अर्थात जैसे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसकी रोगों को उत्पन्न होने से पहले ही उसकी जो चिकित्सा कर ली जाए, जो अवसर मिलेंगे हमें जिससे हम उसकी चिकित्सा कर सके, तो वो क्रियाकाल होता है। तो शरीर में क्या होता है? 3 दोष वात पित्त कफ ही शरीर में होते हैं। इन्हें शारीरिक दोष बताया गया है। और ये जो है 2 या 3, 1 2 3 जो है ये विषम होते हैं, मतलब कि या तो इन ये बढ़ेंगे या घटेंगे, इसी से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। वात पित्त का जो दोष बताया गया है, या तो इनकी वृद्धि होगी या इनका क्षय होगा, तो उसी वजह से हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। तो इनको ही साम्य अवस्था में लाया जाता है। अब इसके आगे यहाँ पे यही यही चीज़ बार बार बोली गई है कि बढ़े हुए दोषों को शमन करा जाता है, और जो साम्य अवस्था में दोषों को लाया जाता है शमन करके, तो उसे चिकित्सा कहा जाता है। अब ये जो है क्रियाकाल के भेद बताए गए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना क्रियाकाल का, ये यूनिवर्सिटी में, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी में इससे डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। हमारे टाइम पे भी यूनिवर्सिटी में इससे डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि क्रियाकाल का वर्णन करें। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि चरक संहिता के अनुसार, या फिर चरक संहिता के अनुसार जो है क्रियाकाल का वर्णन करें। ऐसे भी आता है, ये कई बार ऐसे भी आया है। ज़्यादातर वैसे आचार्य सुश्रुत के अनुसार बोला जाता है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्रियाकाल के भेदों का वर्णन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्रियाकाल के भेद जो हैं, आचार्य चरक ने 3 माने हैं: क्षय, प्रकोप और प्रशमन। ये आपने उस अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। संचय मतलब दोषों का संचय होना, इकट्ठा होना। फिर प्रकोप दोषों की बढ़ना, और शमन प्रशमन मतलब दोषों का शांत होना। तो ये 3 भेद आचार्य चरक ने माने और आचार्य भागवत ने माने। और आचार्य सुश्रुत ने जो है 6 भेद माने हैं। यही 6 भेद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छः जो माने हैं काल, इनके अनुसार ही चिकित्सा की जाती है। सबसे पहले इन्होंने 6 कौन कौन से माने हैं? संचय, प्रकोप, प्रशर, स्थान संशय, व्यक्त और भेद, ये 6 माने गए हैं।
इसमें सबसे प्रथम जो क्रियाकाल है वो है संचय। तो जो दोष हैं उनका अपने स्थान पर ही वृद्धि होना, तो उसे संचय कहा जाता है। जैसे शरीर में वात पित्त कफ के स्थान बताए गए हैं ना, तो उनके जो स्थान है उन्हीं स्थानों पे अगर उनकी वृद्धि हो जाती है दोषों की, तो वो संचय। इसमें दोषों के रूप नहीं आते, जो रोग उत्पन्न होते हैं तो उनके पूर्व रूप हमें दिखते नहीं है व्याधि के, ये शरीर में अपने आप ही बढ़ते रहते हैं। ये इन्हें बढ़ने का कारण क्या क्या है? सात में इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापात, ऋतु के अनुसार और व्यय दिन रात के अनुसार। असात में इंद्रिय संयोग, असात में इंद्रिय संयोग क्या होता है? जैसे इंद्रियां होती है ना हमारी, तो इंद्रियों का अपने विषयों के साथ हीन योग, अति योग या मिथ्य योग होना ही रोगों की, मतलब इनकी वृद्धि होना, अपने स्थान पर ही वृद्धि होती है इनके कारण। प्रज्ञा अपराध ऐसी बुद्धि, धैर्य, धृति मतलब धी धृति, स्मृति भ्रष्ट होने के कारण इनकी वृद्धि हो जाती है। शारीरिक और मानसिक दोष जो होते हैं हम अपने स्थान पर ही प्रकोपित हो जाते हैं। मैं फिर से यही बात बोलूँगा कि इसमें जो है दोषों को हमें पता नहीं चलता शरीर में कि दोष की वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये इसमें रूप नहीं दिखते हैं कुछ भी। ये शरीर में ऋतुओं के अनुसार, दिन रात काल के अनुसार अपने आप ही वृद्धि होती है, अपने आप ही शमन होता रहता है, तो इसमें हमें पता नहीं चलता। अब देखो यहाँ पर ऋतुओं के अनुसार, जैसे जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें वात का संचय हो जाएगा, और फिर वर्षा में वात का प्रकोप हो जाएगा और शमन हो जाएगा, फिर शरद ऋतु में शमन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे पित्त का बताया गया है कि पित्त का संचय वर्षा ऋतु में होता है। ये रहा पित्त का संचय वर्षा ऋतु में, और प्रकोप शरद ऋतु में, और शमन हेमंत ऋतु में। तो यही संचय बताया गया, ये ऋतुओं के अनुसार अपने आप ही होता रहता है। देखो यहाँ पर पित्त का संचय हो गया अपने आप वर्षा में, अब पित्त का प्रकोप हो गया शरद ऋतु में, और शमन भी अपने आप ही हो गया अगली ऋतु में, हेमंत ऋतु में। तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें जो दोषों का संचय हो रहा है जो ऋतु हैं उसके अनुसार उसके विपरीत आहार विहार जो है उसका सेवन करना चाहिए। अब सेकंड है व्यय आदि के अनुसार। व्यय आदि मतलब कि वृद्धावस्था, दिन रात, इसके अनुसार। जैसे ये इम्पोर्टेंट भी है, ये आपको पता होना चाहिए कि व्यय दिन रात भोजन का प्रभाव जो होता है ये भी दोषों की वृद्धि पर पड़ता है। जैसे कि देखा जाता है कि बाल्यावस्था जो होती है उसमें कफ जो है तो कफ दोष की प्रधानता होती है, युवावस्था में पित्त की प्रधानता होती है, और वृद्धावस्था में वायु की प्रधानता होती है, मतलब कि वात की प्रधानता होती है। बाल्यावस्था में कफ की, युवावस्था में पित्त की, और वृद्धावस्था में वात की प्रधानता होती है। ऐसी दिन के प्रथम पहर में कफ की प्रधानता होती है। प्रथम पहर का अर्थ हो गया है सुबह 2 बजे से सुबह 6 बजे से और 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो है कफ की प्रधानता। तभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं सुबह सुबह मतलब ज़्यादा खांसी जुकाम ये कफ, क्योंकि उस टाइम पे कफ दोष की प्रधानता होती है। और फिर मध्यम पैर जो होता है, मध्यम पैर का अर्थ हो गया है 10 बजे से 2 बजे तक, दिन के, और रात के 10 से 2 तक पित्त की प्रधानता होती है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे भोजन पचने का समय क्या होता है 10 बजे से 2 बजे तक का, रात को कहते हैं ना रात को कि समय पर सोना चाहिए, 10 से 2 तक भोजन पचने का समय होता है। तो वो इसी के कारण बोला गया है, क्योंकि जो 10 से 2 बजे का समय होगा वो पित्त दोष की प्रधानता होती है उसमें। ऐसी वात की प्रधानता जो होगी वो 2 से 6 बजे तक। तभी आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनको सुबह उठते ही साथ उनके जोड़ों में दर्द होने लगता है, क्योंकि जो 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक का, ऐसी शाम को दोपहर को 2 से शाम के 6 बजे तक का जो समय होता है वो वात दोष प्रधानता होती है उसमें। तो उसके अनुसार उसमें वात दोष की वृद्धि होती है। संचय के कुछ लक्षण बताए गए हैं कि वात के संचय से होने से क्या होता है, कोष्ठ में भारीपन होता है। पित्त के संचय होने से त्वचा और नेत्र पीले दिखाई देते हैं। कफ के संचय होने से अग्नि की मंदता हो जाती है, अंगों में भारीपन। ये आपको वैसे ही याद कर लेना है, वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है तो आपको फिर पूरा ही उसमें ऐड करना पड़ता है। ये आप एक बार पैराग्राफ वैसे ही पढ़ लेना, वैसे इसमें मैंने आपको वही ऊपर बता दिया है दिन के अनुसार किस तरीके का संचय ये है। यदि दोषों को नष्ट कर दिया जाए तो दोष आगे प्रकोप में बढ़ेंगे नहीं, ये बात सही कही गई है। यदि संचय अवस्था में ही दोषों को नष्ट कर दिया जाए तो वो प्रकोप होंगे ही नहीं। दोषों को संचय अवस्था में ही हमें नष्ट कर देना चाहिए ताकि वो प्रकोप अवस्था जो आती है उसमें प्रवेश ही ना कर पाएँ। अगर संचय में दोषों को
अगर वात आदि दोषों का जो संचय हो रहा है उनमें उनको नष्ट ना करा जाए तो वो अपनी अगली अवस्था जो प्रकोप अवस्था है उसमें चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है वात आदि दोषों का उन्मार्ग गमन ही प्रकोप कहता है। मतलब कि वात आदि दोषों का अपने स्थान पर ही गमन होता है। इसमें भी वो दूसरे जगह नहीं जाते अपने शरीर से, जैसे जो उनके स्थान बताए गए हैं तो उन्हीं स्थानों पे जो दोष हैं ये सब उनका अपने स्थानों पे ही वो घूमते रहते हैं, गमन होता रहता है उनका। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं स्वयं लक्षण प्रकट होते हैं, थोड़े थोड़े लक्षण, पर ऐसा नहीं होता है, इसमें लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। यदि दोष, यहाँ पे वही लाइन जो भी मैंने आपको बताई, यदि दोष को संचय अवस्था में चिकित्सा ना की जाए तो वो उन्हें अगर कुछ अनुकूल कारण मिल जाए तो वो प्रकोप हो जाते हैं। अब प्रकोप होने का कारण क्या है? वही कारण है जो ऊपर है, मिथ्या आहार विहार, मतलब गलत तरीके का आहार विहार या ऋतुओं के अनुसार प्रकोप होते हैं और अलग अलग जो दोष हैं वो प्रकोप हो जाते हैं। अब यहाँ पे वात प्रकोप के कारण बताए गए हैं। ये प्रकोप के कारण एक बार आपको देखना है। वात प्रकोप के कारण क्या होता है? अगर वात दोष की प्रकोप किस कारण से होता है? बलवान व्यक्ति से लड़ना, अधिक व्यायाम करना, अधिक मैथुन करना, अधिक अध्ययन करना, दौड़ना, चोट लगना, रात्रि जागरण, भार उठाना, अधिक चलना, कटु तिक्त कषाय रस का सेवन करना, क्योंकि कटु तिक्त कषाय रस जो होते हैं वात की वृद्धि करते हैं, मधुर अम्ल लवण वात का शमन करते हैं। इसलिए अगर कटु तिक्त कषाय रस का सेवन करेंगे तो वात दोष का अपने आप ही प्रकोप होगा। रूक्ष आहार, मतलब रूखा सूखा खाना खाना, लघु आहार का भोजन करना, तो उससे, और मूंग मसूर ये जो है लघु भोजन होते हैं, ये सब इनका सेवन करने से वात दोष जो होता है वो प्रकोपित होता है। अब बात करते हैं पित्त दोष प्रकोपित की। पित्त दोष किस वजह से प्रकोपित होता है? पित्त दोष होता है क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, उपवास, इन सब से पित्त दोष जो होता है प्रकोपित होता है। रात्रि भोजन करना, कटु अम्ल लवण रस का सेवन करना, तीक्ष्ण आहार खाना, उष्ण आहार का भोजन करना, दही का सेवन करना, तो इससे जो है पित्त जो दोष जो होता है प्रकोपित होता है। अब कफ दोष प्रकोपित किस कारण होता है? दिन में सोना, व्यायाम ना करना, तो और मधुर अम्ल लवण रस का सेवन करना, इससे जो है कफ दोष प्रकोपित होता है। इसमें मीठा आहार विहार का सेवन करना, गन्ने के रस से बने हुए पदार्थ का सेवन करना, फल आदि ये जो सेवन करना, इससे जो है कफ का प्रकोप होता है। अब दोष प्रकोप के लक्षण बताए गए हैं, वही लक्षण है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, कि जो है सुषुम्ना सुई चुभने सी पीड़ा, ये जी मचलाना, ये शरीर में जलन होना, धा मतलब जलन को बोलते हैं, पिपासा मतलब प्यास लगना, ये जो है प्रकोप के लक्षण बताए गए हैं। इसी के अनुसार जो है अगर प्रकोप होता है, अगर हमें ये लक्षण दिखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे शरीर में जो है प्रकोप होने लगा। वैसे इसमें हमें इन लक्षणों को इतने अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि प्रकोप में भी हमें लक्षण दिखाई नहीं दे पाते हैं। अब तीसरी अवस्था, अगर प्रकोप अवस्था में भी इलाज ना करा जाए या फिर दोषों को शमन ना करा जाए, दोषों का या शरीर से बाहर ना निकाला जाए, शोधन ना करा जाए, तो वो फिर प्रसर अवस्था में चले जाते हैं। इसमें जो है प्रसर अवस्था बताई गई है, इसमें दोष जो है प्रकोपित होकर सर्व शरीर में फैल जाते हैं, मतलब कि प्रकोपित होकर दोष पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अपने जो स्थान है उनको छोड़कर सर्व शरीर में फैल जाते हैं, अपने अंगों विभिन्न रचनाओं में फैल जाते हैं दोष। प्रेशर, ये खाली ये वाला पैराग्राफ एक बार आप रीड कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये कुछ वो बताए गए हैं वात पित्त कफ, मतलब कौन कौन से दोष जो हैं प्रकोपित होते हैं कैसे, तो ये आपको खाली रीड करना है। अब ये जो है प्रसर के लक्षण बताए गए हैं कि दोष जो है प्रसर हो रहा है तो किस लक्षणों की वजह से प्रसर हो रहा है। वात का जो कारण है विमार्गमन, कि मतलब कि धातुओं का अपने स्थान से अपोजिट उल्टा गमन होना, उसे विमार्गमन कहते हैं। उदर में वेदना, मतलब कि स्टमक जो होता है पेट में, उसमें दर्द होना, गुड़गुड़ाहट होना, ये वात दोष के कारण होगा। और अगर पित्त दोष जो होगा, पित्त दोष आपको लगेगा कि पित्त प्रकोप है तो शरीर से धुएं के समान, श्वास में डकार में धुआं जैसा लगना, ये सब लगेगा आपको। अगर कफ होगा कारण तो अरुचि, भोजन का ना पचना, अरुचि होना मतलब कि भोजन का प्रति मन ना करना, शरीर में दर्द, वमन, ये सब जो होता है, वमन मतलब वॉमिटिंग, ये सब जो है आपको लगेगा का वो लक्षण। अब इसके बाद है चौथा, चतुर क्रियाकाल है। चौथा क्रियाकाल है स्थान संशय। अगर यहाँ पर भी आपका
प्रेशर में भी अगर आपके दोषों का शमन या शोधन नहीं करा गया तो वो जो है स्थान संशय में चले जाते हैं, मतलब अपने स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों में चले जाते हैं। तो ये जो है इसमें दोष दूष्य के साथ मिल जाता है। अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दोष क्या होते हैं, दूष्य क्या होते हैं। तो दोष क्या होते हैं, वात पित्त कफ दोष होते हैं। दूष्य होते हैं सप्त धातु होती है ना हमारी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उन्हें ही दूष्य कहा जाता है। तो जब दोष जो है वात पित्त कफ दूष्यों में मिल जाते हैं, मतलब रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र में मिल जाते हैं, तो उसे ही स्थान संशय बोला जाता है। स्थान संशय में किसी व्याधि के पूर्व रूप की अवस्था, देखो सबसे पहले किसी व्याधि के हमें रूप दिखते हैं ना, कि कोई डिजीज हो रही है तो वो पूर्व रूप इसी में दिखेंगे हमें स्थान संशय में। इससे पहले हमें पता ही नहीं चलेगा कि इससे पहले जितनी अवस्था बताई गई हैं उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि कोई व्याधि हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो पूर्व रूप जो होंगे वो इसी में दिखाई देंगे स्थान संशय वाली अवस्था में। स्थान संशय में व्याधि की पूर्व रूप की अवस्था होती है। इसमें जो है व्याधि के लक्षण जो है स्पष्ट तो नहीं होते, मतलब पूरे तो नहीं दिखते, पर थोड़े बहुत लक्षण दिखने लग जाते हैं इस अवस्था में। अब इसके बाद है पांचवी अवस्था, व्यक्त अवस्था। व्यक्त में क्या होता है, ये वाली अवस्था जो होती है ना, पांचवी अवस्था व्यक्त, इसमें जो होता है दोष जो है पूरे ही दिखाई देने लग जाते हैं कि हाँ इसे ये व्याधि है। हम बता सकते हैं कि ये व्याधि, इस आदमी को ये वाली व्याधि हुई है इस अवस्था में। इस अवस्था में जो लक्षण हैं वो प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे विसर्प, अतिसार, मतलब लूज मोशन होने, ज्वर होना, ये सब लक्षण पूरे दिख जाते हैं व्याधि के प्रेशर अवस्था में, वो व्यक्त अवस्था में। अब यहाँ पर है भेद अवस्था, ये लास्ट अवस्था होती है, भेद अवस्था। भेद में क्या होता है, हमें रोगों का ये पता चल जाता है कि रोग साध्य है या असाध्य है। साध्य मतलब कि रोगों को हम ठीक कर सकते हैं, या फिर असाध्य मतलब रोगों को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। इस अवस्था में ये आखिरी अवस्था होती है। तो इस अवस्था में सभी लक्षण दिखने लग जाते हैं और हम दोषों का भेद कर सकते हैं कि ये दोष वात के कारण है, या पित्त के कारण है, या कफ के कारण है, या फिर सभी दोषों के कारण है, सन्निपात के कारण है, और ये साध्य है, हम इसे ठीक कर सकते हैं या नहीं ठीक कर सकते हैं। इसमें ये आखिरी अवस्था होती है। अब संशय अवस्था आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ये संक्षिप्त वर्णन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब इसमें ये लिखा हुआ है क्रियाकाल का ज्ञान आयुर्वेद के प्रयोजन में बहुत ही महत्व है। इसी कारण आपको पता चल गया है कि क्रियाकाल से ही हम बता सकते हैं कि किस पेशेंट को कौन सी ऋतु में डिजीज़ हो सकती है, या फिर कब अगर उसे कोई दोष इस ऋतु में प्रदान हो रहे हैं तो हम उसका पहले ही, उसके प्रकोप होने से पहले ही हम उसे शमन कर दें या उस शरीर से बाहर निकाल दें। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो दोस्तों थैंक यू।